आज टाइम की क्लास होप यू ऑल आर फाइन। बच्चे हमने अपने कल के लेक्चर में जो है वो सिंपल लीनियर कोरिलेशन को भी पढ़ा और उसका इन्फ्रेंशियल पार्ट का एक केस हमने देखा था कि कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिंपल लीनियर कोरिलेशन कोएफिशिएंट हम कैसे डेवलप करते हैं। तो आज बेटा हम उसका सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं कि अगर हम उसकी टेस्टिंग करना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर हमारे पास क्या होगा। तो हम स्टार्ट लेते हैं बेटा। जब आप हाइपोथेसिस टेस्ट, ऑब्वियसली आपको वो जनरल स्टेप्स मैं बार बार बता भी चुकी हूँ, क्लास में भी हम डिस्कस कर चुकी हैं। जब भी टेस्टिंग का प्रोसीजर हो आपके जहन में वो 6 स्टेप्स आ जाने चाहिए। सबसे पहले कि आपने हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना है, फिर सेकंड पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को डिस्कस करना है, थर्ड पे अपने टेस्ट स्टैटिस्टिक को, फोर्थ पे क्रिटिकल रीजन को, और फिफ्थ में जो है वो कैलकुलेशन, और फिर सिक्स में आपने कंक्लूजन जो है वो देना होता है। तो बेसिकली सबसे पहले हमें टेस्ट स्टैटिस्टिक पे फोकस करना है। आप हाइपोथेसिस वगैरह तो फॉर्मुलेट कर ही लेंगे कि हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या बनेगा। जैसे मैं हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यही चीज़ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दोबारा से डिस्कस हो रहा है कि सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर द सैंपल एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट रो। जो ये रो पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट का ये जो सैंपल एस्टिमेट है आर, इसकी जो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन इज नीदर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन दैट बिकम्स अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल एज द सैम्पल साइज इंक्रीजेज। एक होता है ना कि खुद डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है बट आप साइज बढ़ाने से अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल हो जाए, बट इस केस में ऐसा नहीं है। एन जो है वो ग्रेटर देन 400 कहीं जाके करने तब जाके ऐसा होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, हाउएवर वी चेंज आर इनटू अनदर रैंडम वेरिएबल डिनोटेड बाय जेड एफ एंड डिफाइंड एज, फिर हम उसके ऊपर फिशर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देते हैं, और जेड एफ जिसका मीन जो है वो इसकी इक्वल है और जिसका स्टैंडर्ड एरर जो है वो ये है। ठीक है, ये चीज़ें हम कल के लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आपके पास जो टेस्ट स्टैटिस्टिक बनेगा वो क्या फॉर्मूला है, क्योंकि अब ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। दैट्स वाई वी आर यूजिंग जेड नाउ। जेड आपने यूज़ करना है इक्वल्स टू क्या है जी, आपका जो एस्टिमेटर है आर जो है वो जेड एफ है, और जो रो है वो म्यू जी को शो कर रहा है। तो आर जेड एफ यहाँ है ना, आर माइनस रो होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, जेड एफ माइनस उसका मीन म्यू जी, और ओवर ये जो इसका स्टैंडर्ड एरर बना था 1 ओवर स्क्वायर रूट n माइनस 3। ये आपके पास अब टेस्ट स्टैटिस्टिक है जिसके थ्रू आपने इसको टेस्ट करना है। ठीक हो गया जी। फर्दर इसको डिस्कस करते हैं बेटा जी। रैंडम वेरिएबल जेड एफ जो है वो यूज़ किसके लिए होता है, टू टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट, एक तो ये कौन कौन सी हाइपोथेसिस को टेस्ट करता है कि पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट रो इज इक्वल टू अ स्पेसिफाइड वैल्यू रो नॉट वेयर रो नॉट इज नॉट इक्वल टू 0। कि आप एक हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हैं रो इक्वल टू रो नॉट, बेटा ये दो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्पेशल इसने लगाया नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जब इक्वल टू 0 का केस आएगा तो वो एक अलग केस है जो हमने स्टडी करना है। क्यों? क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर रो 0 हो और n स्मॉल भी हो, अगर रो 0 और n स्मॉल हो तो फिर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा होता है, फिर आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन जेड एफ वाली ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती जो ये आपने अप्लाई की है। ये देखिए हमने ये चीज़ पढ़ी थी यहाँ पे स्टार्टिंग में कल के लेक्चर में कि अगर रो जो है आपके पास ये 0 हो, मैंने आपको बताया था, तो ये बेल शेप को फॉलो करता है, मीन्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें, फिर आप सिंपल फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने इन दोनों केसेस को अलग अलग कर दिया है। इसलिए बड़ा इस पे देखेंगे, इस पे फोकस किया हुआ है इस पे कि रो जो है वो किसी स्पेसिफिक वैल्यू की इक्वल है, रो नॉट 0 की इक्वल नहीं है। एक केस तो ये है। दूसरा ये कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट और टू पॉपुलेशन, बेटा ये हमारी स्कोप में नहीं है, ये हमारे ये जो कंटेंट हम पढ़ रहे हैं तो ये बी पार्ट को हमने करना नहीं है, वैसे जेड एफ इसमें यूज़ होता है। ठीक है, हमारे पास मीन्स अगर मैं आपको बताऊं तो दो केसेस हो गए। एक आप जब हाइपोथेसिस टेस्ट करें एच नॉट रो इक्वल्स टू रो नॉट, और दूसरा केस हो गया एच नॉट रो इक्वल्स टू 0। इन दोनों केसेस को हम डिस्कस करते हैं कि इनकी हाइपोथेसिस को आप टेस्ट कैसे करेंगे। ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, इसको हम टी टेस्ट से टेस्ट करेंगे, इसको आगे फर्दर भी मैं आपको डिस्कस करूँगी विद एग्जाम्पल। पहला केस हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस दैट रो द पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट इक्वल्स सम स्पेसिफाइड वैल्यू अदर देन 0। ठीक है, 0 ना हो, किसी स्पेसिफिक वैल्यू की इक्वल होगा। तो प्रोसीजर इसका हम लिख लेते हैं, ये वही जनरल प्रोसीजर है 6 स्टेप्स वाला। सबसे पहले आपने सेटअप करना है, फॉर्मुलेट करना है,
नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, तो एच नॉट में हमने रखा रो इक्वल्स टू रो नॉट, और उसके अल्टरनेट वो कह रहा है कोई भी अप्रोप्रिएट, मींस वो जो तीन केसेस हम हमेशा डिस्कस करते हैं, तीन ऑप्शन, एक है रो इक्वल्स टू रो नॉट, इसके अगेंस्ट क्या बनेगा H1 रो नॉट इक्वल टू रो नॉट, एक H नॉट दूसरा ऑप्शन क्या है रो ग्रेटर देन रो नॉट, और उसके ऑपोजिट क्या होगा रो ग्रेटर इक्वल रो नॉट, और उसके ऑपोजिट होगा रो लेस देन रो नॉट, और थर्ड ऑप्शन क्या है कि रो जो है वो लेस देन इक्वल रो नॉट आप ले रहे हैं और उसके अल्टरनेटिव जो है वो रो ग्रेटर रो नॉट बनेगा। ठीक है, ये तीन ऑप्शंस। अच्छा, एक चीज़ बेटा, आप लोग अब जैसे जैसे लेक्चर्स बढ़ते जा रहे हैं आपके जहन में आएगा कि ये कितने ही टॉपिक्स हैं, और क्योंकि आपका जो कोर्स है उसका नाम ही स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस और डिसीजन मेकिंग है, तो आपने जहाँ जहाँ पॉपुलेशन पैरामीटर और स्टैटिस्टिक की बात आएगी आपने उसके इन्फ्रेंशियल पार्ट को भी स्टडी करना है। तो जो बेस्ट वे मैं हमेशा स्टूडेंट को बताती हूँ याद करने का कि इतनी सारी टेस्टिंग प्रोसीजर्स कैसे याद रहेगा जी, इतने टेस्ट स्टैटिस्टिक, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या हैं, क्रिटिकल रीजन क्या है, तो आप क्या करें, आप एक छोटे से नोटबुक बना लें या कोई एक बड़ा सा पेज ले लें, जैसे भी आपको सूटेबल हो, उस पर जितने अभी तक हम केसेस पढ़ चुके हैं, सिंगल मीन की टेस्टिंग, टू मीन की टेस्टिंग, सिंगल वेरिएंस, टू वेरिएंसेस, जो जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, रो रिग्रेशन कोएफिशिएंट, उसके आपने ये 6 जनरल स्टेप्स जो हैं वो सब के एक जगह पे कहीं इकट्ठे कर लें। उससे ये फ़ायदा होगा, कंपैरिजन होगा, आपको चीज़ें बड़ी आसानी से याद आप कर सकेंगे कि किस जगह पे कौन सा फार्मूला और कौन सी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आप यूज़ करते हैं। ओके, बैक टू आवर टॉपिक। सेकंड स्टेप आपने अल्फ़ा के बारे में डिसाइड करना होता है। थर्ड जो है वो आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक है। ये आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक है, इसको इसने सिंप्लीफाई ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर ये यहाँ पे आपको पता है ना 1 ओवर डिवाइजर में है, तो ये ऊपर जाके इधर मल्टीप्लाई हो सकता है, तो उसने इसको इस तरह से सिंप्लीफाई कर दिया है। वेयर जेड एफ आपको पता है इसकी इक्वल है और म्यू जेड इसके इक्वल है। यहाँ रो म्यू जेड में रो आता है और जेड एफ में आर आता है। ठीक है जी। फिर क्रिटिकल रीजन, और आपको पता है कि क्रिटिकल रीजन आप किसकी बेस पे डिसाइड करते हैं, H1 की बेस पे। तो उसने 3 क्रिटिकल रीजन डिस्कस कर दिए कि अगर तो ये 2 साइडेड है, रो नॉट इक्वल टू रो नॉट, तो ये बनेगा जेड, इसको आप वो जैसे मॉड में लिखते हैं वैसे भी लिख सकते हैं कि जेड मॉड लेस देन इक्वल टू जेड अल्फा बाई 2, लेकिन यहाँ पे इसने सेपरेट डिस्कस किया जेड लेस देन इक्वल टू माइनस जेड अल्फा बाई 2 एंड जेड ग्रेटर इक्वल जेड अल्फा बाई 2। सेकेंड, अगर आपका रो लेस देन रो नॉट है H1, तो फिर क्या बनेगा जेड लेस देन इक्वल टू माइनस जेड अल्फा, और अगर रो ग्रेटर देन रो नॉट है तो क्या बनेगा जेड ग्रेटर इक्वल जेड अल्फा। 5th स्टेप में आपने कंपटीशन करनी होती है और 6th स्टेप में आपने डिसीजन देना है। ये 6 स्टेप्स हैं जनरल जो हमने डिस्कस कर लिया। अब इसकी बेटा है कि हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाँ जी, एग्जाम्पल क्या है बेटा हमारे पास, a random sample of size 28 pairs from a bivariate normal population showed a correlation coefficient of 0.7। ये जिसका कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाला था उसी एग्जाम्पल पे अब हम इसकी टेस्टिंग भी कर रहे हैं। तो ये सैम्पल की बात हो रही है, तो ये 28 हो गया, और जब सैम्पल की स्टार्ट में बात हो रही है इसका मतलब है ये R की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, इसको रो नहीं ले लेना। Is this value consistent with the assumption that the correlation coefficient in the population is 0.5? अब ये रो की बात हो रही है, तो आप वो कह रहे हैं चेक करें कि क्या हाइपोथेसिस आप फॉर्मुलेट करते हैं कि रो इक्वल्स टू 0.5 और उसके अगेंस्ट हमने बनाया रो नॉट इक्वल टू 0.5। ठीक हो गया। सेकंड स्टेप, आपने अल्फा को जो है वो सेलेक्ट करना है, अगर बताया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप 0.05 ले लें। थर्ड में आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक को मेंशन कर दिया, और फोर्थ में क्रिटिकल रीजन, क्योंकि ये 2 टेल्ड है तो z जो है वो -1.96 से +1.96 पे आएगा। वैसे यूजली z मॉड लिखा होता है ना 1.96, तो आपने माइनस प्लस वैल्यूज शो कर दी हैं। अच्छा, अब कंपटीशन सिंपल सी कंपटीशन है, आपको r की वैल्यू भी दी हुई है, रो की वैल्यू भी दी हुई है, इसमें पुट किया तो zf की वैल्यू आ गई 0.87, म्यूजी की वैल्यू आपके पास 0.55। अब इस फार्मूला में आप वापस पुट कर दें, और वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके पास वैल्यू क्या आ गई 1.60। अच्छा, जब आप कॉन्फिडेंस इंटरवल कर रहे थे तो उसमें तो आप दोबारा z की वैल्यूज़ को रो में ट्रांसफॉर्म करते हैं, बट यहाँ पे टेस्टिंग में कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास z की वैल्यू आई है आपने उसको क्रिटिकल रीजन की बेस पे डिसाइड करना है कि आपके पास वैल्यू जो है वो क्रिटिकल रीजन के अंदर फॉल कर रही है या एक्सेप्टेंस रीजन में। तो ये क्या है जी, सिंस द कंप्यूटेड वैल्यू z इक्वल्स टू 1.60, ये जो आपने कंप्यूट की है डज नॉट फॉल इन क्रिटिकल रीजन, क्योंकि आपका क्रिटिकल रीजन है -1.96 से लेकर +1.96। तो हम कह रहे हैं क्योंकि ये क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं कर रहा, सो वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट अ नल हाइपोथेसिस। और अगर हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, एंड कंक्लूड दैट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इन द पॉपुलेशन माइट बी 0.5। तो हम कह रहे हैं कि क्या वाकई जो इसने एक एजम्पशन ली थी कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.5 है, उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है। हमने टेस्टिंग प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद H0 को एक्सेप्ट कर लिया। आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ये हमने बेटा पहला केस स्टडी किया है
जिसमें हमने कहा था कि रो इक्वल्स टू रो नॉट किसी स्पेसिफिक वैल्यू की है, ठीक है। अब एक और केस हम स्टडी कर लेते हैं जिसमें हमने कहा था कि अगर रो जो है वो ज़ीरो की इक्वल आ जाए तो फिर क्या करना है। अगर रो किसी स्पेसिफिक वैल्यू की इक्वल है तो आप ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला फार्मूला जेड वाला यूज़ करेंगे, और अगर जो है वो रो एग्जैक्टली ज़ीरो की इक्वल है तो अब इसका प्रोसीजर हम डिस्कस करते हैं कि इसको हमने कैसे चेक करना है। टेस्टिंग द हाइपोथेसिस दैट रो इक्वल्स टू ज़ीरो. We are often interested in testing the null hypothesis that the population coefficient equals to 0. That is, we wish to test h naught rho equals to 0. There is no linear correlation between the variables x and y. अगर आप रो इक्वल्स टू 0 को टेस्ट कर रहे हैं तो एक्चुअली आप किसको चेक, आर या रो किस चीज़ को बताता है, आर या रो बताता है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप, लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो अगर आप टेस्ट करने जा रहे हैं रो इक्वल्स टू 0 मीन्स आप टेस्ट करने जा रहे हैं कि देयर इज़ नो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन x and y. We have seen that the sampling distribution of R, the sample correlation coefficient is Q when rho is not 0. ठीक है, ये वही वाली बात कि रो जब जीरो नहीं होती। हाउ एवर व्हेन रो इक्वल्स टू 0 तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, सिमेट्रिक होती है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ये फॉलो करती है। दिस प्रॉपर्टी मेक्स इट पॉसिबल टू टेस्ट द हाइपोथेसिस रो इक्वल्स टू 0 बाय यूजिंग द टी डिस्ट्रीब्यूशन. Thus, when the random variable x and y are normally distributed and rho equals to 0, तो आप जो टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज़ करेंगे वो क्या होगा, टी डिस्ट्रीब्यूशन आप यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। फार्मूला हमारे पास क्या है, t इक्वल्स टू आर स्क्वायर रूट n माइनस 2 ओवर 1 माइनस आर स्क्वायर। ठीक हो गया, फार्मूला आपके पास ये है। और अगर मैं आपको बताऊं कि ये फार्मूला जो है वो बनाया हमने कहाँ से है, क्योंकि यूजली मैं आपको बताती हूँ कि हम यहाँ पे क्या ले रहे होते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक बनाने के लिए, एस्टीमेटर माइनस पॉपुलेशन पैरामीटर डिवाइडेड बाय उसका स्टैंडर्ड एरर। तो क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन पैरामीटर तो 0 है तो मीन्स क्या हो गया, आर डिवाइडेड बाय उसका क्या आना चाहिए, स्टैंडर्ड एरर आना चाहिए। तो अगर मैं आपको पीछे लेके जाऊँ तो जो कल के लेक्चर में अगर हमने देखा था, अगर ये स्टार्ट लें तो ये देखिए इसका जो हमने स्टैंडर्ड एरर बनाया था वो क्या था, 1 माइनस आर स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट n। ये सिर्फ n है, और अब जो हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं उसमें n माइनस 2 इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कहीं देखेंगे ये बायस्ड एस्टिमेटर है अगर आप n यूज़ करते हैं, इसलिए हम n माइनस 2 यूज़ कर रहे हैं आपके फार्मूला में। तो ये आपके पास फार्मूला था r माइनस रो ओवर 1 माइनस आर स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट n। अच्छा, यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन ये होगा कि z था तो आप t क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपका n जो है वो सैम्पल साइज बहुत स्मॉल है, इसलिए हम टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इसमें यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी। तो हमने इस फार्मूला से मैं एक्चुअली आपको ये दिखाना चाहती थी कि जनरल फार्मूला जो मैंने आपको बताया हुआ है कि एस्टीमेटर माइनस पॉपुलेशन पैरामीटर ओवर इसका स्टैंडर्ड एरर वही है। क्योंकि रो की वैल्यू 0 हो गई है तो ये क्या बना, आर ओवर, और इसको हमने ऊपर जाके फार्मूला जब सेट किया तो ये फार्मूला हमारे पास बन गया है, इसकी फॉर्म ये बन गई है। ठीक है, टी डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता दिया इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि सैम्पल साइज जब स्मॉल होता है तो आप टी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ हम मूव कर गए हैं। और r इंटू n माइनस 2 बताया है क्योंकि वो अदरवाइज वो बायस था, इसलिए हम ये n माइनस 2 यूज़ कर रहे हैं। r स्क्वायर रूट n माइनस 2 क्योंकि ये 1 माइनस आर स्क्वायर इसके भी डिनोमिनेटर में था तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास फार्मूला ये बन गया। ठीक है, ये फार्मूला है। मैं बार बार इसलिए इस फार्मूलाज पे बेटा फोकस करती हूँ कि क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर आपको स्टैंडर्ड एरर पता है तो ये फार्मूला बनाना आपको आता है कि r माइनस रो ओवर स्टैंडर्ड एरर, रो 0 हो गई है तो r ओवर स्टैंडर्ड एरर, और स्टैंडर्ड एरर को जब सिंप्लीफाई किया तो ये ऊपर न्यूमरेटर में आ गया तो ये फार्मूला आपके पास बन गया। अच्छा, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, जो ये लिखा हुआ है न्यूमरेटर में n माइनस 2 यही इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, और आप क्रिटिकल रीजन को अगर हम डिस्कस कर लें, हाइपोथेसिस तो सिंपल, अगर वही 6 स्टेप्स आप खुद से बना लें कि h नॉट आएगा रो इक्वल्स टू 0, उसके अगेंस्ट होगा रो नॉट इक्वल टू 0, और बाकी जो है आप इसमें ग्रेटर और लेस का केस हम नहीं स्टडी करेंगे, बल्कि इसमें भी हम देख सकते हैं कि अगर आपके पास ग्रेटर या लेस 0 है तो फिर वो 3 ऑप्शन आप h नॉट के और h1 के बना सकते हैं। उसी की बेस पे क्रिटिकल रीजन डिफाइन करना है। तो t अगर तो h1 है रो लेस देन 0 तो फिर क्या होगा, t लेस देन माइनस टी अल्फा n माइनस 2, और अगर रो h1 जो है वो रो ग्रेटर देन 0 है तो क्रिटिकल रीजन कैसे बनेगा, t ग्रेटर t अल्फा n माइनस 2, और अगर नॉट इक्वल है तो ये मॉड ग्रेटर इक्वल t अल्फा बाई 2 कर दी है क्योंकि 2 साइडेड है, और n माइनस 2 जो है वो आपने ले लिया। ठीक है जी।
अब आपने क्या किया है जी, आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे एच नॉट। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो मींस एच नॉट अगर वाकई ज़ीरो आता है, आप एक्सेप्ट कर लेते हैं नल हाइपोथेसिस को, तो इट मींस एक्स और वाई जो है वो लीनियरली रिलेट ही नहीं करते। अच्छा, एक बात इसमें कॉन्सेप्ट मैं एक डिस्कस कर लूँ आपके साथ कि इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट टेस्टिंग द हाइपोथेसिस दैट एच नॉट रो इक्वल्स टू ज़ीरो अगेंस्ट रो वन नॉट इक्वल टू ज़ीरो इज इक्वलेंट टू टेस्टिंग द हाइपोथेसिस कि जो आप बीटा इक्वल टू ज़ीरो की टेस्टिंग कर रहे हैं और जो रो इक्वल टू ज़ीरो की टेस्टिंग कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट एक कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि अगर आप बीटा इक्वल टू ज़ीरो को टेस्ट करते हैं तो उसका भी यही मतलब होता है कि एक्स और वाई जो है उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है, और अगर आप रो इक्वल टू ज़ीरो को भी टेस्ट करें तो उसका भी यही मतलब होता है एक्स एंड वाई आर नॉट लीनियरली कोरिलेटेड, कि इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक हो गया? अच्छा जी, एक तो आपको मैंने ये फार्मूला बताया, एक ऑल्टरनेट फार्मूला भी है इस रो इक्वल्स टू ज़ीरो को टेस्ट करने के लिए। दोनों फार्मूला इसलिए बता रही हूँ बेटा क्योंकि पेपर में डिपेंड करता है कि आपको किस फार्मूला से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इसलिए आपको दोनों पता होने चाहिए। सिंपल है, सिर्फ फार्मूला में लिटिल बिट सी चेंज है। वो लिटिल बिट चेंज क्या है, अगर आप यहाँ फोकस करें तो ये फार्मूला जो है एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं तो एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप टी डिस्ट्रीब्यूशन टी का स्क्वायर करें तो जो डिस्ट्रीब्यूशन बनती है वो एफ बन जाती है। तो अगर आप इस फार्मूला की दोनों साइड पे स्क्वायर कर दें टी स्क्वायर, और ये फार्मूला क्या बनेगा आर स्क्वायर, और इधर से स्क्वायर रूट ऊपर नीचे इससे हट जाएगा तो ये फार्मूला बनेगा आर स्क्वायर इंटू एन माइनस टू ओवर वन माइनस आर स्क्वायर। तो ये किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करना शुरू हो जाएगा, ये एफ स्टैटिस्टिक में कन्वर्ट हो जाएगा, एफ डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। तो सिंपलेस्ट फार्मूला है ऑल्टरनेटिव, या आप ये टी वाले से चेक करेंगे या फिर अगर एफ है तो अगर इन दोनों साइड पे स्क्वायर करके आपके पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन ऑब्वियसली हर डिस्ट्रीब्यूशन के अपने प्रोटोकॉल्स होती हैं, इसमें सिर्फ एक डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज़ होता है, लेकिन एफ में आपको पता है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। लेकिन आपने करना क्या है कि जो न्यू वन है उसको आपने हमेशा 1 ले लेना है, जो पहली डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको 1, और जो सेकंड है वो उसको क्या ले लेना है, जो टी में भी आप यूज़ कर रहे थे n-2। ठीक है, तो ये आप बाकी सारा प्रोसीजर वही है टेस्टिंग का कि आप यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, और रो की बजाय आप लिखेंगे रो स्क्वायर जो है वो इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को मीन्स चेक करने के लिए जब आपके पास ये रो स्क्वायर आएगा तो ये कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बन जाता है। कैसे? मैंने आपको यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि जो सिंपल आर है वो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है, और अगर आप उसी को स्क्वायर कर दें तो वो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बन जाता है। ठीक है जी, तो ये अल्टरनेट फार्मूला हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये आगे जाके भी हम इसको डिस्कस करेंगे जब हम मल्टीपल कोरिलेशन पढ़ेंगे। और अगर आप एक ही फार्मूला पर स्टक करना चाहते हैं और अगर आपको पेपर में रिस्ट्रिक्शन नहीं आती तो आपकी मर्ज़ी है, आप ये सिंपल एक टी का फार्मूले को याद करके इसी की हेल्प से टेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि इसलिए इसके साथ मैंने अल्टरनेटिव भी बेटा डिस्कस कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे बेटा इसको याद करना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टी को जस्ट स्क्वायर करेंगे तो ये एफ बन जाएगा और आप इसके थ्रू भी टेस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये एक अलग से आगे जो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की इसने बताई हुई है, ये आपके स्कोप में नहीं है, मतलब हम यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की टेस्टिंग नहीं पढ़ रहे। आप यहाँ तक इसको रखें कि अगर आपको रो इक्वल्स टू 0 की टेस्टिंग करनी पड़ जाए तो ये अल्टरनेट मेथड है इसके लिए। ठीक है, अब हम इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा कि इसको सॉल्व कैसे करना है, इसकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो हमारे पास बेटा स्टेटमेंट है, अ रैंडम सैंपल ऑफ 20 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिव्स अ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ 0.45। अब ये सैंपल आर की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एन पहले सैंपल साइज उसने सैंपल का डिस्कशन हो गई है कि सैंपल एन आपके पास 20 है और आर जो है वो कितना है जी 0.45। टेस्ट द हाइपोथेसिस एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट द कोरिलेशन कोफिशिएंट इन द पॉपुलेशन इज 0। तो आप हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करें रो इक्वल्स टू 0 और इसके अगेंस्ट है रो नॉट इक्वल टू 0, अल्फा 0.05 हो गया। और आपके पास टेस्ट स्टैटिस्टिक है टी इक्वल्स टू आर इंटू स्क्वायर रूट n-2 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर, और अगर एफ यूज़ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एफ इक्वल्स टू आर स्क्वायर n-2 ओवर 1 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है जी। अब इफ़ और आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कितना है जी 20 है, ये बाय मिस्टेक 8 लिखा हुआ है, ये बेटा 18 है, मींस n 20 है, 20 माइनस 2 18। ठीक है, क्रिटिकल रीजन में आपको देखना आता है टी टेबल में, आप जहाँ पे 0.025 है आप 0.025 95.05 को डिवाइड किया आपने 2 पे, अल्फा बाय 2 इसलिए किया क्योंकि ये 2 साइडेड टेस्ट है। 0.025 को और 18 को आप टेबल में देखेंगे तो वैल्यू आपके पास आ रही है 2.10। तो आपने टी उसके बाद हमने क्या किया, कैलकुलेशन कर लिया। कैलकुलेट जब हमने किया है तो बेटा हमारे पास टी की वैल्यू आई है 2.14। ठीक है, देख लेते हैं। तो आपका जो क्रिटिकल रीजन था वो है
नेगेटिव 2.10 से लेकर पॉजिटिव 2.10, तो अब ये किस में रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रहा है क्योंकि आपकी वैल्यू ये एक्सीड कर गई है. सिंस द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ t इक्वल्स टू 2.14 फॉल्स इन द रिजेक्शन रीजन, वी देयरफॉर रिजेक्ट अ नल हाइपोथेसिस and may conclude that the correlation coefficient in the population differs from zero. और हम कह रहे हैं कि पॉपुलेशन कोरिलेशन जो है वो कोफिशिएंट जो है जीरो की इक्वल नहीं है, और अगर जीरो की इक्वल नहीं है तो इट मीन्स कि दो वेरिएबल्स जो हैं वो किसी ना किसी तरीके से कोरिलेटेड हैं. अगर जीरो आ जाता तो इट मीन्स कि टू वेरिएबल्स आर नॉट कोरिलेटेड. आई होप सो कि ये जो टेस्टिंग हमने दो केसेस देखे हैं, एक हमने देखा कि किसी स्पेसिफाइड वैल्यू की इक्वल है, तो उसमें भी आपको पता है कि ये हम ट्रांसफॉर्मेशन वाला फार्मूला क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जब रो जीरो की इक्वल नहीं होती तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करेगा. जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करता तो हम ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ मूव करते हैं, और वो ट्रांसफॉर्मेशन ये है, उसके थ्रू हमने टेस्टिंग की. और एक केस हमने पढ़ा कि जिसमें अगर ये ज़ीरो है तो फिर ये इस फार्मूला को टी स्टैटिस्टिक को यूज़ करते हुए हमने ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया, इसकी टेस्टिंग की है. आई होप सो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है बेटा. नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में हम मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट और पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट को डिस्कस करेंगे. अभी के लिए इतना ही बेटा. ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़ फॉर टुडे.